नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री बाय ब्रह्मदेव सर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज क्लास 10th का हाई स्कूल का मैथ का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर हम आज इसको शुरू कर रहे हैं। आपको पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। पहले इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे और हर तरह का क्वेश्चन इसमें सॉल्व भी करेंगे। इसके बाद आपका NCERT यानी सरकारी बुक जो है उसके सभी प्रश्नावली जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यानी क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो जो ये मेरा कॉन्सेप्ट है यानी इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो ध्यान से देखिए। पहला है LCM और HCF। पहला क्या है? LCM और HCF। इसमें आपको क्या बताएंगे हम, जो आपके बुक में दिया गया है उसमें LCM पूछा है और HCF पूछा है। एकदम बेसिक से इसको बताएंगे हम कैसे कैसे क्रम से। फिर दूसरा है एल्गोरिथम प्रमेय से HCF निकालना। हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा इस पे विशेषकर। ये वाला जो है यानी दूसरा जो इसमें लिखा गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रश्नावली से इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बोर्ड में बहुत पूछता है। यानी एल्गोरिथम प्रमेय से HCF कैसे निकाला जाता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। इसके बाद है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है जो आपके बुक में दिया गया है। फिर इसके बाद इसके नीचे देखिएगा ये जितने भी टॉपिक हैं यानी 4, 5, 6 और 7 ये सब क्लास 9th के हैं। सब पूरे सिलेबस क्लास 9th वाला है, लेकिन आपको हम इसको रिपीट कर देंगे पूरा एक तरफ से। जो आपके हाई स्कूल में भी दिया गया है उसको समझ लीजिएगा। आप लोग इसमें पढ़े भी होंगे, ज़्यादा समस्या आप लोगों को आने वाली नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे LCM और HCF से। LCM HCF हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद एक एक चीज हम आपको जो है समझाते चलेंगे। पहला टॉपिक है इसका LCM और HCF। LCM व HCF यानी लसर और मसर। पहले हम LCM पे ध्यान देते हैं कि LCM क्या है। यानी LCM जो है पहले इसको दो रूल पे हम सिखाएंगे आपको। पहला जो होगा वो बेसिक होगा, पूरी तरह से बेसिक होगा जैसे ये बेसिक बना है। और दूसरा एक और मेथड है जो आप लोग जानते होंगे, जैसे इस टाइप का मेथड। मान लीजिए कि हमने बोल दिया 26 और 30 का निकालिए, तो आप ऐसे निकालते हैं इस टाइप से करके दोनों एक ही साथ, जिसे आप एक प्रकार से भाग विधि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं भाग विधि, भाग विधि यहाँ पे। और इस बेसिक को बोल सकते हैं आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ये LCM और HCF, LCM प्लस HCF दोनों के लिए रहेगा। तो पहले हम LCM बताते हैं, उसके बाद HCF बताते हैं इसमें। चलिए अब ध्यान से देखिएगा पहली टॉपिक जो इसकी। पहली टॉपिक में भी पहली चीज यानी पहली टॉपिक का पहला चीज है LCM यानी लसर। इसमें दो टॉपिक हम बना देते हैं। पहला दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का LCM कैसे निकलता है। तो दूसरा क्या है, दो से अधिक, जब दो से अधिक संख्याएं हो जाएंगी, दो से अधिक संख्याओं का LCM कैसे निकलता है। पहले आपको हम दोनों में बेसिक रूल वाला ही गुणनखंड विधि बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल आपका होगा, हम मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं 20 व 25 का LCM, 20 और 25 का LCM। तो ध्यान से देखिए सिर्फ ये दो संख्याएं हैं, यानी ये वाला टॉपिक है, इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूज मत होइए। 20 और 25 का LCM कैसे निकलेगा, दो संख्याओं का LCM कैसे निकलता है। तो आप जो एकदम बेसिक रूल होता है वो इस टाइप से होता है। ध्यान दीजिए 20 और 25, 20 और 25, पहले 20 का आप जो है गुणनखंड करते हैं, यानी 2 दूना 4 पंजे 20, ये आपका 20 का गुणनखंड हो गया।
इसके बाद 25 का कर दीजिए, 5 गुणे 5, ये आपका 25 का गुणनखंड हो गया। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखिए, बेसिक वाला रूल है ये, जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे अधिकतम संख्याएं जो होती है गुणनखंड की वो पहले लिखते हैं। पहले यार ध्यान से ये भी देख लीजिएगा, जो दोनों में मिले वो भी लिखते हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए यहाँ 5 गुणे 5 है, 5 2 बार है, इसमें 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 बार 5 लिख देंगे। अब ये जो लिखा जा रहा है यहाँ पे 5 2 बार, इसमें भी शामिल है, इसमें भी ऐसी संख्या यहाँ लिखा जाए जो दोनों में रहे, दोनों में मिलता जुलता है। 1 5 इसमें, 1 5 इसमें मिल जाएंगे, 2 5 इसमें, दोनों 5 यहाँ पे मिल गए, 2 तो 2 भी है, 2 गुणे 2 यानी यहाँ मिल रहे हैं। ये पहली विधि है आपकी, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25, 25 दूना 50 दूना 100, इसका एलसीएम कितना आ गया 100। यानी दो संख्याओं का एलसीएम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे प्रश्नावली में आपके है तो हम आपको जो प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे तो एक तरह से सभी क्वेश्चन आपके बताएंगे, लेकिन रूल यही है पहला, कैसे एलसीएम निकालते हैं। और भी प्रश्नों का आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब ये दूसरा जो तरीका है उसको देखिए, इसको मिटाते हैं एलसीएम का। एलसीएम का जो दूसरा वाला हम बताए थे, यानी दो संख्याओं से अधिक, जब दो संख्याओं से अधिक रहती है तब कैसे एलसीएम निकलता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं 20, 25 और 30 का, पूछा गया है कि एलसीएम बताइए। यही बेसिक रूल है, हो सकता है 4 अंक भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो ये रूल बता रहा है वैसे ही कर लीजिएगा, इसमें रूल तो वही है। तो पहले क्या करेंगे आप 20 का गुणनखंड करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंजे 20, 25 का करेंगे 5 गुणे 5, अब 30 का भी करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया आपका, तीनों का गुणनखंड हो गया आपका। अब एलसीएम देखिए इसका, इसमें 5 सबसे अधिकतम, पहले सॉरी 2 को देख लीजिए, 2 अधिकतम कितनी बार आया, अधिकतम में देखिएगा सबसे ज्यादा में तो 2 बार आया है, 2 बार लिख लीजिए। इसके बाद 3 को देखिए, 3 अधिकतम कितनी बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है, इसको लिख लीजिए। 5 अधिकतम कितनी बार आया है, तो सिर्फ 2 बार है, इसमें तो एक, इसमें भी एक, इसमें 2 बार, तो जिसमें अधिकतम बार आया होगा जिस संख्या में उसी को आप लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300 होता है आपका, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 300। यानी दो संख्याओं का कैसे एलसीएम निकलता है, दो से अधिक संख्याओं का कैसे एलसीएम निकलता है, आप इस तरीके से इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। ये आप 6 7 8 9 में भी पढ़े भी होंगे इसको, हम इसको बेसिक से बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत आपको समझने में आगे ना हो। चलिए, यानी एलसीएम इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। लेकिन जो एलसीएम आप जिस तरीके से निकालते हैं वो दूसरे रूल पे है। हमने बताया था एलसीएम निकालने के 2 तरीके, वही तरीका इसमें भी देखिए। जैसे कैसे होगा, ये पहला वाला ही, जैसे हमें पहले वाले में क्या बताया था कि आप जो 20 और 25 का एलसीएम बताइए, यही प्रश्न था। आप निकालते कैसे हैं, 20, 25, आप ऐसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम पहला मेथड बताए हैं वो इसका बेसिक रूप है, पहले बेसिक रूप वैसे ही होता था, ये बेसिक रूप नहीं है, ये नई मेथड है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मेथड है इससे गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ये नई मेथड, उस पे आप लोग गलती कर सकते हैं। तो पहले इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 10 में 20, ये तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये हो गया 25, फिर 2 से कैंसिल कर दिए, 2 5 10, ये हो गया 25। अब तो 3 से कैंसिल होगा नहीं, 5 से होगा, 5 कम 5 और ये 5 बार कैंसिल होगा, फिर 5 से ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल है। अब इसका देखिए गुणनखंड क्या हो रहा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, बात वही है जो पहले वाले में हुआ था, वही एलसीएम आया है, लेकिन बस इसका रूल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसमें अलग अलग गुणनखंड किया गया है, इसमें सबको एक ही साथ कर दिया गया है। क्या हो गया, 2 दूना 4 पंजे 20 पंजे 100,
उसमें भी 100, इसमें भी 100, एलसीएम वही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। यानी ये तरीका है आपका एलसीएम निकालने का, जो आप लोग प्रेजेंट टाइम में यूज भी करते हैं इस तरीके का। चलिए आगे देखिए, अगर मान लीजिए 3 संख्याएं आ जाती हैं तब आप लोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में ये पूछ लिया कि अब इसका भी बताइए एलसीएम, 20, 25 और 30 का एलसीएम बताइए। यानी दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलता है, 2 से अधिक संख्याओं का। तो आप यही रूल लगाइए यहाँ पे, 20, 25 और 30, इसको कैंसिल कीजिए। यानी 2 10 बार कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये 15 बार कैंसिल होगा। फिर 2 से 2 5 बार कैंसिल होगा, 5 और ये 15 हो गया आपका। इसके बाद 3 से कैंसिल कीजिए, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो रहा है आपका, 3 25 15 हो गया। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 एक बार, 5 5 बार, 5 एक बार, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, सब कैंसिल हो जाएंगे इसके। अब इसका एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार आपका है, 2 बार। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे होता है 300। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 300। उस विधि से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इस विधि से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दोनों विधि आपने देख लिया एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम इस टॉपिक का समाप्त हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक, एचसीएफ पहले 2 संख्याओं का बेसिक वाले में, फिर 2 से अधिक संख्याओं का कैसे निकलता है, फिर एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकलता है उसको बताते हैं। चलिए अब एचसीएफ देखिए, एक टॉपिक एकदम अच्छे से हम कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, इसमें एक भी छूटेगा नहीं आपका। एचसीएफ पहला रूल इसका जो है ये गुणनखंड वाला है। गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, और दूसरा भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं एचसीएफ को। और इसी भाग विधि का उपयोग एल्गोरिथम में किया जाता है। यही भाग विधि ही है एल्गोरिथम में, अभी आगे बताएंगे आपको। गुणनखंड से पहले छोटा सा प्रश्न लेते हैं। इसमें 2 टाइप के प्रश्न हम बना रहे हैं, यानी गुणनखंड में भी और इसमें भी। इसमें गुणनखंड में पहले 2 संख्याओं का, जिसमें सिर्फ 2 संख्याएं होंगी, यानी इसमें सिर्फ 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं। और इसमें 2 से अधिक, इसमें क्या होंगी, 2 से अधिक। इसमें भी एक बार 2 संख्याओं का बताएंगे, ठीक। इसमें 2 से अधिक कैसे निकलता है, 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। तो पहले हम 2 संख्याओं वाला बताते हैं, यानी इसमें से गुणनखंड से। वही क्वेश्चन लीजिए जो एलसीएम हमने लिया था, वही प्रश्न है। यानी 20 और 25 का एचसीएफ बताइए, क्या बताना है एचसीएफ। 2 संख्याएं हैं, कैसे निकालेंगे, पहले गुणनखंड से। आप 20 का क्या करते हैं, गुणनखंड, यानी 2 × 2 × 5। फिर उसके बाद 25 का देख लीजिए, 5 × 5 एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो 2 संख्याएं हैं तो दोनों में जो कॉमन होंगी वही उसका एचसीएफ होगा। कॉमन क्या है, सिर्फ एक 5 ऐसा है जो दोनों में कॉमन बन रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। एचसीएफ क्या होगा इसका, 5, जो दोनों में कॉमन हो वही उसका एचसीएफ होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। एलसीएम क्या होता था, सब लिखा जाता था, जितना 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। लेकिन एचसीएफ भी वह होता है जो दोनों में कॉमन हो, वही एचसीएफ होता है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब अगर 3 संख्याएं दी जाए तब कैसी होंगी। जब 3 संख्याएं दी जाए, मान लीजिए दूसरा कोई प्रश्न लेते हैं हम इस बार, मान लीजिए लेते हैं 18 24 और आपका ले लेते हैं 36। इसका एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। चलिए देखिए, गुणनखंड विधि से जब 3 संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती है तब कैसे निकलता है, तो वैसे ही गुणनखंड कीजिएगा।
18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6 त्रिक 18। 24 का देख लीजिए, यानी 2 12 बार होता है, 2 6 बार होता है, 2 3 बार, 3 1 बार, यानी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। 36 का देख लीजिए, 2 18 बार होगा, 2 दूना 4 3 12 3 36, तीनों का गुणनखंड हो गया। अब HCF देखिए, HCF हमने बताया HCF वो होता है जो, अब यहाँ पे 3 संख्या है जो तीनों में कॉमन हो, 2 संख्याएं थी तो दोनों में कॉमन देखा गया, अब 3 है तो तीनों में कॉमन है। तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है, ध्यान देखेंगे तो 1 2 हमें मिल रहा है कॉमन के रूप में, 1 3 मिल रहा है हमको कॉमन के रूप में, और तो कोई संख्या नहीं मिल रही है। ये मत कहिएगा कि ये 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, दोनों में नहीं। जब 3 संख्या है तो तीनों में देखिएगा, 2 में नहीं। यहाँ 2 ले लेंगे लेकिन इसमें कोई 2 और नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 3 मिल रहा है लेकिन इसमें 3 और नहीं मिल रहा है। सिर्फ वही देखिएगा संख्याएं जो सभी में हो, चाहे 2 ठो संख्याएं हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी संख्याएं अगर 5 है तो पांचों में देखिएगा कौन सी कॉमन हो रही है। यहाँ पे 3 संख्याओं में सिर्फ 1 2 और 1 3 कॉमन हो रही है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6। इसका HCF कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये पहला मेथड आप लोगों ने देख लिया इसका, ये कैसे होता है गुणनखंड वाला। अब आपको सेकंड यानी भाग विधि से बताते हैं, और इसका प्रयोग एल्गोरिथम में भी है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं, यानी आपका गुणनखंड समाप्त हो गया। अब भाग विधि से देखिएगा कि भाग विधि से कैसे HCF निकालते हैं। पहले 2 संख्याओं का निकालेंगे, फिर 2 से अधिक, यानी 2 से क्या है अधिक संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं भाग विधि से। देखिए जैसे क्वेश्चन है वही लीजिए, 20 और 25 का, 20 और 25 का HCF, लेकिन भाग विधि से। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटी संख्या से, भाग विधि में छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिएगा। छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिएगा। देखिए कितनी बार गया, 1 बार, 20 आ गया, कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। यहाँ पे 25 में से 20 गया, 5 बचा। अब इस 5 को आप जो है ध्यान दीजिए, जब तक शेष आ रहा है तब तक भाग देना है आपको। जिस संख्या से इसके पिछले वाले में भाग दिया गया वही संख्या यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। जो शेष बचेगा कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये कितनी बार गया, 4 बार, और ये पूरी तरह से कट गया, यानी कितनी बार गया है, 4 बार, और पूरी तरह से कट गया। वह लास्ट संख्या जिससे भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए वही उसका क्या होता है, HCF होता है। वह संख्या लास्ट वाली जो भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, जिसका कोई रिमाइंडर यानी कोई शेष फल ना है, वही उसकी क्या होती है, HCF होता है। यहाँ इसका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। इसमें फिर से एक बार, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी वाली संख्या में। यहाँ पे देखिए 5 बचा, और तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि पूरी तरह से कट ना जाए वो, यानी पूरी तरह से भाग हो न जाए। यहाँ पे देखिएगा 5 बचा है शेष, तो यहाँ पे जो पहली बार भाग दिया गया इसके पिछली संख्या से वही यहाँ लिखिएगा, कितनी बार गया है, 4 बार। अब ये देखिए पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया, 5। जो लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं, जो पूरी तरह से काट देता है उस संख्या को, वही उसका HCF होता है। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्नावली में भी है, बहुत प्रश्न है, इसके सॉल्व कराएंगे भाग विधि से। अब मान लीजिए 3 संख्याएं जैसे आ गई, वही तीनों प्रश्न लेते हैं जो आपकी थी 18, 24 और 36 का HCF। इसमें ध्यान देखिएगा, इसमें उसमें जो है 2 संख्याएं थी तो आपने छोटी संख्या से भाग दे दिया बड़ी संख्या में। इसमें 3 संख्याएं हैं। जब 3 संख्या या 3 से अधिक संख्याएं आती हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले 2 छोटी छोटी संख्या है, जैसे 3 संख्या इसमें है तो जो 2 छोटी संख्याएं हैं उन्हीं से आप भाग विधि से HCF निकालिएगा। यानी ये दोनों छोटी हैं 18 और 24,
इसको पहले निकालिए इसे। चलिए देखिए निकालते हैं। ये हो गया आपका 18 और 24। कितनी बार गया? एक बार। यहाँ हो गया 18, कितना शेष बचा? 6 शेष बचा। यानी शेष बचा तो फिर भाग जाएगा। किससे जाएगा? जिससे भाग दिया गया है पिछली बार। ये यहाँ पे 18 आ गया। कितनी बार गया? 3 बार। अब ये तो पूरी तरह से कट गया। अगर सिर्फ 18 और 24 का एचसीएफ पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 6, क्योंकि 6 पूरा काट दिया है। लेकिन अभी 36 बचा है, तो हम ये जो आया है यहाँ पे 18 और 24 का एचसीएफ, यानी ऐसे लिख दीजिएगा 18 24 का एचसीएफ क्या निकला है? 6। लेकिन हमको निकालना है 18 24 और 36 का एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ। तो जो एचसीएफ यहाँ आया है उस एचसीएफ से 36 इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। यहाँ पे देखिए ये 6 हो गया और 6 और 36 का एचसीएफ निकालिए। 6 और 36 का छोटी वाली संख्या से भाग दीजिएगा बड़ी में। देखिए भाग दे रहे हैं 36, 6 बार गया, पूरी तरह से कट गया एक ही बार में। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है और पूरी तरह से कट जाए उस संख्या से, वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। यानी अब इसका एचसीएफ क्या हो गया? यानी 18 24 और 36 का एचसीएफ क्या हो गया? ये हो गया आपका 6। यानी 18 24 और 36 का एचसीएफ क्या हो गया? 6। गुणनखंड विधि से भी आपने देखा था 6 आया था और भाग विधि से भी, बस तरीका इसका थोड़ा अलग है। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी पहला टॉपिक जो है आपका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, दोनों मेथड दो तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, बता दिया है। ये आपका बिल्कुल भी बेसिक है, जो आप 6 7 8 में पढ़े भी होंगे। यहाँ पे इसे कॉन्सेप्ट पहले था, इस पे काफी क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड में या किताब में, तो जो हमने इसको समझा दिया है। नहीं, पहला टॉपिक आपका जो है वो समाप्त हो गया। चलिए ठीक। दूसरा टॉपिक आपका है एल्गोरिथ्म प्रमेय से। कैसे? एल्गोरिथ्म प्रमेय से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गोरिथ्म प्रमेय से एचसीएफ निकालना। एल्गोरिथ्म प्रमेय से कैसे निकालते हैं? वही भाग विधि है, वही एल्गोरिथ्म जो है वही भाग विधि है, उसी को ही एल्गोरिथ्म कहा जाता है। बस एल्गोरिथ्म बनाने का तरीका अलग है। हम आपको भाग देकर ही एल्गोरिथ्म बनाना सिखाएंगे, जिससे आप पूरी तरह से समझ में आ जाए। कोई क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं आपका 48 ले लेते हैं और 64। ठीक, 48 और 64 का एल्गोरिथ्म प्रमेय की सहायता से एचसीएफ निकालना। ठीक, एल्गोरिथ्म प्रमेय की सहायता से एचसीएफ निकालना। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस पे फोकस कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, पहले पूरी तरह से एकदम समझिएगा, फिर आपको बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है प्रश्न को, वो जब हम प्रश्नावली बताएंगे तब उसको समझाएंगे। पहले आपको एल्गोरिथ्म क्या होता है, कैसे होता है, वही भाग विधि है। ध्यान से देखिए, छोटी वाली संख्या से भाग दीजिए। 48 है, हमने 64 में भाग दिया। ठीक, कितनी बार गया? एक बार गया। अब यहाँ पे 4 8 यानी 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। 16 शेष बच गया इसका। अब 16 शेष बचा है, तो इससे जिसे भाग दी गई यहाँ आ जाएगा, वो तब तक भाग दिया जाता है जब तक कट न जाए। कितनी बार जाएगा? 16 3 बार। ये 48 पूरी तरह से देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी पूरी तरह से कट गया। किससे कटा है? 16 से। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 16। एचसीएफ क्या होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 16। यही भाग विधि है। ठीक, क्या है? यही भाग विधि है। एल्गोरिथ्म में देखिए क्या होता है। एल्गोरिथ्म देखिए, ध्यान से देखिए, एल्गोरिथ्म क्या होता है। बस यही है, यही तरीका है एल्गोरिथ्म का। एल्गोरिथ्म कैसे बनता है इसका? देखिए इधर एल्गोरिथ्म है। आपने यहाँ कितना है? 64 लिखा है। आप क्या कीजिए, 64 बराबर 48 गुणे 1,
48 गुणे 1 प्लस 16 प्लस 16 है 64 बराबर 48 गुणे 1 प्लस 16। इसे क्या कहते हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से एक चीज देख लीजिए यहाँ पे। जब आप भाग देते हैं, और भाग आपने छोटे क्लासों में सीखा होगा कि जब टीचर कहते थे भाग दीजिए और भाग को सिद्ध करके दिखाइए कि आपकी भाग सही है, उसको चेक कीजिए, तो क्या करते थे? यहाँ क्या होता था? भाजक वह होता था जिससे भाग दिया जाता था। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है। और जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो बच जाता है जिसमें भाग नहीं जा पाता उसको कहते हैं शेष या शेषफल। शेष आप क्या करते हैं? जैसे आपको निकालना है कि आपकी भाग सही है या नहीं, तो आप क्या करते थे? यही रूल है आपका, सिर्फ बना देते भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता था? प्लस शेष। प्लस क्या होता था? शेष। इस रूल से आप पता करते थे कि भाग सही है कि गलत है। यही रूल है, ध्यान से देखिए, यही रूल हमने भी लगाया है यहाँ पे। यही रूल ही एल्गोरिथम प्रमेय है। यहाँ कितना है? 48 और 64 है। यहाँ पे ये क्या है? भाज्य है। ध्यान से देखिए क्या है? भाज्य है। यहाँ सो करके देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका 64। क्या हो गया आपका? 64। भाजक क्या है? 48। क्या है? 48। भागफल कितना आया है? 1। शेष कितना आया है? शेष आपका कितना आया है? 16। पहले वाले भाग में देखिएगा, दूसरे में नहीं, 16 आया है। तो भाजक गुणे भागफल, ये बताया है, भाजक गुणे भागफल। देखिए 48 गुणे 1, भाजक 48, भाजक क्या है? 48, भागफल क्या है? 1, क्या है? 16। 48 गुणे 1 प्लस 16। आया समझ में? जो आप बचपन में पढ़ लिए हैं वही है एल्गोरिथम प्रमेय, जिससे आप सिद्ध करते थे कि भाग हमारी सही है या नहीं, वही है एल्गोरिथम प्रमेय। अब आपको समझ में आ गया ये कैसे लिखे हम? क्लियर है? ठीक, इसको मिटाते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या है? 16 बचा है, शेष 16 बचा है। हम तब तक इसको एल्गोरिथम बनाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने काट दिया है, यहाँ समझिएगा, मतलब 0, चाहे कैंसिल कर दीजिए, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा हमको? 48। अब ये आपका भाज्य है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आपका 48 और ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 3, यानी भाजक गुणे भागफल 16 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? यानी शेषफल 0। हम तब तक एल्गोरिथम बनाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। कितना? 0 ना आ जाए। यहाँ 0 आ गया है, तो जिस संख्या जो ये भाजक होगी, जो लास्ट वाली, जिससे जितनी बार गई होगी, वही उसका क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। और यही आपका है एल्गोरिथम। यही क्या है? आपका एल्गोरिथम है। ये जो हम फार्मूला बताए थे, आपका नीचे आप देखे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही आपका एल्गोरिथम प्रमेय का फार्मूला भी है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यही है आपका एल्गोरिथम प्रमेय आपका। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब और भी जो प्रश्न है आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम आपके चैप्टर का जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक एक करके हम सब बता देंगे और समझा देंगे आपको जो है। तो एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से HCF कैसे निकाला जाता है, ये सॉल्व हो गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर अगली टॉपिक में देखते हैं। देखिए आपका दूसरा जो है एल्गोरिथम प्रमेय से HCF निकालने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा जो रूल है उसको देखिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिएगा, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी ये क्या है आपका? LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इस पे प्रश्न है आपके, और कभी कभी बोर्ड में आपका पूछता है, इसलिए हम इसको इस टॉपिक में शामिल कर लिए हैं। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन इस पे समझा देते हैं, बाकी प्रश्नावली से बताएंगे। बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए, प्रश्न हम लिखेंगे नहीं, बस ध्यान से देखिएगा कैसे हम समझा रहे हैं इसको। मान लीजिए कोई प्रश्न है जिसका एलसीएम जो है सॉल्व करने पर 100 आया है। कितना आया है? 100 आया है। और एचसीएफ सॉल्व करने पर आपका 10 आया है। ठीक, कोई प्रश्न हो सकता है, उस प्रश्न का क्या है? एलसीएम 100, एचसीएफ 10 आया है। उसमें दो संख्या है, जिसमें पहली संख्या है वो 50 है। पहली संख्या क्या है? 50 है। पहली संख्या क्या है? 50। अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। समझ जाइए, एलसीएम, एचसीएफ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, इन्हीं चार में से एक संख्या गायब कर देगा। एक चीज आपसे पूछेगा, 3 चीज देगा आपको। ठीक है, क्या देगा? 3 चीज देगा, एक चीज आपसे पूछेगा। इस फार्मूले का प्रयोग वैसे ही है। कुछ प्रश्न और भी हैं जो प्रश्नावली में दिए गए, हम उसको समझाएंगे, लेकिन इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको ये 4 चीजों में से एक चीज नहीं देगा, और आपको इसमें से 3 चीज देगा, एक तो पूछेगा। अब हो सकता है कि एलसीएम ना दे पर दूसरी संख्या दे दिया, एचसीएफ ना दे, बाकी ये तीनों दे दे। मान लीजिए ये तीनों दे दे, ये ना दे, या फिर ये ना दे, ये तीनों दे दे। कुछ भी कर सकता है वो, एक चीज गायब कर सकता है। आई बात समझ में? अब आप इसको कैसे करेंगे? तो यही वो फार्मूला है जो फार्मूला इस कॉन्सेप्ट में शामिल किया गया है। यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए इधर फार्मूला यही है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पूछा है, ध्यान से, एलसीएम क्या है इसका? 100, एचसीएफ क्या है? 10, पहली संख्या क्या है? 50, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या वही पूछा है आपसे कि दूसरी संख्या क्या होगी। अब क्या करेंगे आप? दूसरी संख्या बराबर ये 50 इधर गुणे में, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में, यानी 100 गुणे 10 और बटे में क्या हो गया? 50। कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको कटे, 5 दूना 10 और एक जीरो बचा, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी? 20। क्या आ गई आपकी दूसरी संख्या? 20। आ गई बात समझ में? आप इस तरह से कुछ भी वो गायब कर सकता है। तो आप 3 चीज देगा, एक चीज वो आपसे हटा देगा, वो इसी के बारे में आपसे पूछेगा। तो इसी फार्मूले की सहायता से आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया? जो इससे कुछ हार्ड प्रश्न है वो हम प्रश्नावली में बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ध्यान से, ये चारों टॉपिक 4, 5, 6 और 7 ये सब क्लास 9 के हैं। आप पढ़े भी होंगे, इसको हम छोटे में ही समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप पढ़े भी हैं, जानते भी होंगे और समझ जाएंगे। एक डायग्राम से हम पूरी तरह समझा देते हैं क्या होता है। यह है आपकी वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग, पहला है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या कितने भाग है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में हो, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। बस शर्त यही है, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या? Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। जबकि P व Q, यानी P व Q क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। यानी पूर्णांक क्या होते हैं भाई?
जीरो से प्लस वाला, इधर माइनस वाला, यही सब क्या होते हैं? पूर्णांक। यानी पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं, बस क्यू जीरो नहीं होगा, जबकि पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा। बाकी ये दोनों कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। यही है आपका जो है परिमेय संख्या। और जो वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है वे? अपरिमेय संख्या होती है। अभी आपको दशमलव संख्या आगे है, इसमें समझा रहे हैं कि क्या होते हैं वो। दशमलव संख्या यहां लिखते हैं हम, दशमलव संख्या। अच्छा, दशमलव संख्या दो टाइप की, पहली हो गई शांत और दूसरी हो गई अशांत। कभी कभी बोर्ड में ये भी पूछ लेता है शांत और अशांत, क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये शांत हो गई आपकी और दूसरी क्या है? अशांत। इस अशांत में दो टाइप की आ जाती है, एक होती है आवर्ती और दूसरी होती है अनावर्ती। यही अनावर्ती संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यही अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती है। बाकी ये सब देख रहे हैं जो दोनों शांत हो और आवर्ती हो, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। वे क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। चलिए अभी इस डायग्राम की मदद से समझ गए। अब आप जो है एक एक करके इसको बताते हैं। पहले दशमलव संख्या ही देखिए। दशमलव संख्या कौन सी संख्या? दशमलव संख्या। कोई भी संख्या वो भिन्न में दी गई हो या सिंपल हो, किसी भी रूप में हो, अगर उसको जब सॉल्व करेंगे, अगर इस टाइप से कुछ बन रहा है भाग देने पर, ऐसे कुछ आ रहा है दशमलव में, वे संख्या क्या होती है? दशमलव संख्याएं। क्या होती है वे? दशमलव संख्याएं। जैसे मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप क्या करते हैं? इसको भाग देंगे। जब 6 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 दूना 12। फिर इसके बाद क्या होगा? 3 बचेगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो ये क्या? दशमलव बदल गई। जब दशमलव बदल गई तो ये क्या हो जाएगी? दशमलव संख्या हो गई। ठीक, दशमलव संख्या हो गई। लेकिन अब ये दशमलव संख्या तो हो गई, लेकिन कभी कभी होता है कि ये कट जाती है, यानी भाग चला जाता है। कभी कभी होता है कि भाग नहीं जा पाता, आप भाग देते रहिए, वो जाता रहेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपने 15/6 यानी 6 से भाग दिया किसमें? 15 में, तो ये जो है पूरी तरह से कट गया। लेकिन मान लीजिए कि आपने 7 में भाग दे रहे हैं 3 से, ध्यान देखिए 7 से भाग दे रहे हैं 3 से। अब देखिए यहाँ पे 3 से जब भाग देंगे साथ में, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 दूना 6, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 आएगा। ये 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 त्रिका 9। देखिए ये क्रम से फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3। ये नहीं कटेगा, ये आता जाएगा। ये भी दशमलव संख्या है क्योंकि ये दशमलव लगा है, दशमलव संख्या तो है। लेकिन एक संख्याएं वे होती हैं जो कट जाती हैं भाग में, और वे भी दशमलव संख्या होती है जो कटती नहीं है, वो ऐसे रिपीट करती रहती है। यानी दशमलव संख्या दो टाइप की हो गई। कौन सी? यानी दशमलव संख्या दो टाइप की हुई कि नहीं? एक वे जो कट जाती है भाग देने पर, और एक वे जो नहीं करती हैं। जैसे कि आपने देखा एक उसमें आया था 2.5 भाग करने पर, अब एक में आया था 1.3333 ऐसे ऐसे। ये दशमलव संख्या कट गई है, ये दशमलव संख्या नहीं कटी है। ठीक, ये कट गई और ये नहीं कटी। तो जो दशमलव संख्या कट गई उसी को कहते हैं शांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। ठीक, और जो संख्या नहीं कटी है, बार बार आ रहा है, उसे कहते हैं आपका अशांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं उसे? अशांत दशमलव संख्या। जो कट गई वो शांत दशमलव संख्या, जो नहीं कटी बार बार रिपीट की उसे कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। आ गई बात समझ में? ठीक,
अब अशांत क्या होता है, अशांत में भी दो टाइप के बनते हैं। जैसे एक आपने ये देखा है, ठीक, दोनों एग्जांपल दिखाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी को लेते हैं, 3 3 3 3 करके ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है ये, ठीक। लेकिन कभी भी ये भी होता है कि ये संख्याएं न तो कटती हैं और ना ही रिपीट करती है। यहां तो आपको रिपीट करती हुई दिख रही है, 3 3 3 3 ही आएगा, कन्फर्म में 3 आएगा। लेकिन अब कुछ संख्या ऐसे होती है जो जरूरी नहीं कि ये रिपीट ही करे। जैसे अभी यही क्वेश्चन है, इसमें दे दे 3 0, फिर 3 0 0 3, फिर 0 0 3, क्या रिपीट कर रहा है? यहाँ नहीं रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखेंगे 3 के बाद 0 आ गया। अगर 3 0 एक साथ मिलाएंगे ये दो, लेकिन इसके बाद देखिए 0 3 आ गया, रिपीट नहीं कर रही है। फिर देखिए यहाँ 0 0 आ गया, फिर 0 3 आ गया। कोई ऐसी संख्या जो रिपीट ही नहीं कर रही है क्रम से। इसमें तो देखिए 3 3 3 3 आ रहा है। अच्छा, इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए 1.25 2 5 2 5 ऐसे भी आ गए, ये भी रिपीट कर रही है। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है, जैसे आपने पाई का मान है 3 मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो, 1 4 5 6 2 3 8 5 4 1 0 0 5 2 3 ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक। ऐसे इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है। लेकिन इसमें देखिए रिपीट कर रही, 3 3 कर रहा था, इसमें 25 25 25 कर रहा है। जैसे मान लीजिए ऐसे है 256 256 बार बार रिपीट कर रहा है, 3 3, ये तीनों देखिए रिपीट कर रही हैं और इसमें ये सब रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस संख्या को कहते हैं, जो रिपीट करती है उसे कहते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, अशांत। अशांत यही वाली है, शांत नहीं है ये सब, ये इसी कैटेगरी की है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती का मतलब रिपीट करे, जो बार बार आए, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं कर रही है, ये सब रिपीट नहीं कर रही, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब हो गया जो रिपीट ना करे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो रिपीट नहीं करती है, वे दशमलव संख्याएं जो रिपीट नहीं करती भाग देने पर, वे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। और जो भाग देने पर रिपीट करती हैं वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, ठीक। यानी दशमलव संख्या समझ गए किसे कहते हैं, दशमलव संख्या के दो भाग, शांत जो कट जाए भाग देने पर, और दूसरी वे जो ना कटे वो अशांत। अशांत के दो भाग, एक तो भाग देने पर नहीं करती हैं लेकिन रिपीट करती हैं, वे आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, और दूसरी जो रिपीट नहीं करती वो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया, ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं। आप ये टॉपिक पूरी तरह समझ गए। अब समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। चलिए परिमेय संख्या पहले देखिए। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, जहां P व Q एक पूर्णांक है, जहां P व Q एक पूर्णांक है। और इसकी शर्त क्या है, शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यही है परिमेय संख्या की परिभाषा। वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और जहां P व Q एक पूर्णांक हो, बस Q 0 नहीं होना चाहिए, वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दशमलव संख्या के, जो दशमलव संख्या आपने पढ़ा है, दशमलव संख्या, उसमें दशमलव संख्या में एक तो शांत वाला ये परिमेय संख्या होता है, और दूसरा आवर्ती जो होता है,
जो अशांत होता है, लेकिन अशांत का एक भाग जो आवर्ती होता है, जो भी डायग्राम में हमने बना के दिखा था, वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए बस इतना ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो p अपान q के रूप में नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, वे संख्या जो करड़ी में होती है, क्या होती है? करड़ी में, जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वे संख्याएं जो करड़ी में होती हैं, अगर उन सभी को अगर आप सॉल्व करेंगे, वे सभी यानी इन तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वे क्या बनेंगी? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं ही क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी आप किसी भी करड़ी में संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर आप इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो वे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होंगी, और रिपीट नहीं करेंगी किसी भी चीज को, और ना ही वो कटेंगी, दोनों हैं। इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, चलिए ये आप क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपका। और वास्तविक संख्या क्या होती है? ये आपका चैप्टर का नाम भी है, वास्तविक संख्या। इसकी परिभाषा पहले देख लीजिए, इसकी परिभाषा। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आए, मान धनात्मक आए, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अवास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। डायग्राम में हमने बताया भी था कि जो ये वास्तविक संख्या होती है, ये दोनों को मिलाकर होती है, यानी इसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होता है। यानी इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो जैसे एग्जांपल में देते हैं यहाँ पे, जैसे पहला प्रश्न है कि 5 वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो इसका वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे? वर्ग। बस एक ही रूल है, इसका वर्ग कर दिए। मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है, यानी 5 क्या है? वास्तविक संख्या है। मान लीजिए करणी में 3, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर क्या हो गया? करणी हट जाएगी, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तीसरा देखिएगा, मान लीजिए माइनस करणी में 3 है, ये कोई पूछे कि वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो वर्ग कर दीजिए। यानी माइनस करणी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो ये भी 3 ही आएगा। अच्छा, वर्ग करने का मतलब 2 बार पूरा हो गया ना। जैसे 5 था, यहाँ क्या किए थे? 5 गुणे 5, इसमें क्या किए थे? करणी में 3 गुणे करणी में 3, तो करणी हट गई थी। वैसे इसका भी अगर करेंगे तो माइनस करणी में 3 गुणे माइनस करणी में 3, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। करणी में 3 का गुणा करणी में 3 होगा तो करणी हट जाएगी। आई बात समझ में? यानी ये माइनस करणी में 3 भी क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए करणी में -3 ये ऐसे दे दिया गया, तो आप इसको वर्ग जब करेंगे, आप जब इसको वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस करणी में 3, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये माइनस आपका जो है अंदर है, ठीक। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से सिर्फ इसकी करणी हट पाएगी, ना कि माइनस हट पाएगा, क्योंकि इस सिंपल करणी की वैल्यू ही 1/2 होता है। आपने सिंपल क्लास 9th में बेसिक वाला घात घातांक पढ़ा होगा। अगर हम इसका करणी हटाएंगे तो क्या होगा? -3 के पावर 1/2, और ये 2 ऑलरेडी इसके ऊपर है, यानी कि घात घात का गुणा होता है, 2 से 2 कट गया, यानी -3 की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? -3 ही। इसका मतलब ये -3 ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक है तो ये क्या है? वास्तविक संख्या नहीं है।
वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आए वही वास्तविक संख्याएं होती है, बाकी वास्तविक संख्याएं नहीं होती। ये काल्पनिक संख्या है, ये कोई परिमेय अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय अपरिमेय भी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है, रियल नंबर ये नहीं है, इमेजिनरी नंबर है ये। ठीक, वास्तविक संख्या समझ में आ गया। आपका लास्ट टॉपिक जो है उस पे ध्यान दीजिए। लास्ट टॉपिक में अपरिमेय संख्या बता दिए, लेकिन अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। उसमें पहला हमने बता दिया क्या, एल्गोरिथ्म प्रमेय से HCF निकालना, पहला टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको अब हम प्रश्नावली में ही समझाएंगे। आपका ये सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है, बस इसका ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है, उसके बाद इसको प्रश्नावली में ही सॉल्व करते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि करणी में 2 क्या है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको ये प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध करके दिखाइए कि करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही प्रश्न आपसे ये पूछेगा और बोर्ड में खूब पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आपसे पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। या भी पूछ सकता है 2 माइनस करणी में 3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको पूछ लेगा सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। ये प्रश्न का रूप हमने आपको दिखा दिया। अब इसको सॉल्व जो है आपके जो है ये एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नों के साथ करेंगे और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होगा। अगले वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर का, एनसीईआरटी बुक का जितने भी प्रश्नावली है पहले चैप्टर का, एक तरफ से सभी क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करा देंगे। ठीक, धन्यवाद।